Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपका जो भी वर्क आपको करवाया जा रहा है वो आप प्रॉपर तरीके से रेगुलर कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि यही टाइम है जब हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अपने घर पे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो अब भी जो आपके पास टाइम है उसमें आप अपनी जो क्लास 12th की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कीजिए। हर एक चैप्टर को आप पीछे से दोबारा से उठाइए, सभी चैप्टर्स का रिवीजन कीजिए। साथ में टीचर्स जो आपको काम करवा रहे हैं कंटिन्यूसली वो भी आप अपना प्रॉपर वे में करते रहिए। क्लास 12th हिस्ट्री में हम रीड कर रहे थे हमारे चैप्टर फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में रीड किया था कि संविधान क्या होता है। उसमें कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो संविधान है उसकी बनने की जो प्रोसीजर थी हमारे इंडिया में वो स्टार्ट हुई, किन किन्होंने इसमें मेन रोल प्ले किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन हमें पता है कि हमारा जो उसमें कमेटियां बनाई गई थी जब संविधान सभा का कहते हैं निर्माण हुआ, उनका इलेक्शन हुआ था, तो उसमें अलग अलग कमेटी बनाई गई और उनके अलग अलग हेड बनाए गए थे। तो इसी प्रकार जो संविधान सभा थी उसमें ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अब मैंने आपको बताया था कि क्या था ये, तो इसके जो मेन आइडियाज थे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो कौन कौन से थे उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इट प्रोक्लेम इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। अब इसमें ये रखा गया प्रोविजन कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, वो एक स्वतंत्र गणतंत्र देश है, यानी कि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे इंडिया को हम कैसा बनाए, रिपब्लिक बनाए और इंडिपेंडेंट बनाए, गणतंत्र बनाए और स्वतंत्र करवाने की तरफ प्रयास किए जाए। साथ में इसमें गारंटी दी गई इट्स सिटीजन कि लोगों को जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जाए, यानी कि कहा गया कि सभी लोगों को उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सबसे पहले तो उन्होंने कंट्री के बारे में बात की कि हमारी जो कंट्री का स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, वो कैसा होना चाहिए, रिपब्लिक, और सबसे पहले हमें प्रयास करने चाहिए इंडिपेंडेंस के लिए। दूसरा, हमें अपने कंट्री को रिपब्लिक बनाना चाहिए। सेकेंड, इसमें ये प्रोवाइड करवाया गया, लोगों को बताया गया कि जो हमारे सिटीजन हैं, इंडिया के पीपल हैं, उनको जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम, ये तीनों ही चीजें, न्याय मिले, उनको समानता मिले और साथ में उनको आजादी मिले। तो ये जो रेजुलेशन रखे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। उसके बाद कहा गया इसमें इट asserts that enough safeguards shall be provided for minorities, backward and tribe areas। अब देखो, जब बात आती है हमारे इंडियन पीपल्स के बारे में, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोअर क्लासेस हैं जिनको बहुत काफी लंबे टाइम तक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सप्रेस्ड किया गया था, दबाया गया था या उनका शोषण किया गया था, और उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मेन धारा में, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है उसके साथ खड़े करने के लिए क्या प्रोविजन रखा गया कि जो माइनॉरिटीज है, इट मीन्स जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है, जिस कम्युनिटी में लोग कम हैं, साथ में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस इट मीन्स जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला, या जब कह सकते हैं हमारा जो प्राचीन टाइम था जब, तो उसमें क्या हुआ था कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा था, लोअर क्लासेस को और ज्यादा इतना सप्रेस किया गया कि उनको एक पूरा का पूरा कह सकते हैं अब तक भी एक लंबा टाइम लग गया समाज की मुख्य धारा में आने के लिए। तो यही एक चीज है जो रेजुलेशन में प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इसके बाद ट्राइबल एरियाज, हमारे इंडिया में पता है कि हमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितना वास्ट कह सकते हैं हमारा इंडिया जो फैला हुआ है, तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, जो कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इसमें रेजुलेशन रखा गया था। अब उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन की, क्या क्या रखा गया। सबसे पहले कंट्री के बारे में बात की गई, इंडिपेंडेंट करना है, रिपब्लिक कंट्री बनाना है। साथ में फिर बात की गई लोगों को, अपने सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा, इक्वलिटी होनी चाहिए और फ्रीडम प्रोवाइड करवाई जाए। साथ में एक और चीज रखी गई कि ये भी इंश्योर किया जाए, ये भी चीज वहां पर रखी जाए कि जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो हमारे ट्राइबल एरियाज की जो कम्युनिटीज हैं,
साथ में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम के साथ खड़ा किया जाए। तो ये सारी की सारी बातें रखी गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हिंदी बिल। अब उसके बाद देखो प्रॉब्लम फेस हो रही है यहाँ पर किस चीज को, जो हमारी संविधान सभा है, जो हमारी संविधान असेंबली बनाई गई थी, उसमें कि कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, कहीं लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम फेस हुई, कहीं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कहीं माइनॉरिटीज के लिए, और साथ में इसमें आगे क्या बात आती है कि जो हिंदी थी उस लैंग्वेज बनाने के लिए, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस आई। तो इसमें देखा गया कि पीपल इन साउथ इंडिया वर स्ट्रांगली अपोज टू हिंदी। अब सबसे पहले ये बात रखी गई कि हमें अपनी जो राजभाषा है वो क्या बना देनी चाहिए, हिंदी को बना देनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के साथ हम अंग्रेजी को भी खत्म करने का जो विचार था इंडिया से, उसके ऊपर बात चल रही थी संविधान सभा में। लेकिन इस चीज का विरोध किया जा रहा था किसके द्वारा, जो साउथ के हमारे जो स्टेट हैं उनके द्वारा। अब उनके द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा था, क्योंकि साउथ के हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज थी और वहां पर हिंदी को कह सकते हैं कि इतने ज्यादा नहीं बोला जाता है। तो उनके द्वारा सबसे ज्यादा अपोज किया गया, सबसे ज्यादा विरोध किया गया हिंदी का, कि हिंदी को अगर नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा तो हमारी जो कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो साइड होती जाएंगी और सभी लोगों के लिए प्रेशर आएगा हिंदी को सीखने का। तो इसलिए उन लोगों ने विरोध किया। दे viewed every propaganda for the Hindi as cutting the very root of the provincial language। उन्होंने हिंदी के लिए जो भी प्रोपेगेंडा बनाया गया था, जो भी सारी बातें रखी गई थी, उन सारी बातों को क्या किया, उन सारी बातों को हटाते हुए और साथ में जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस थी, यानी कि उनके अलग अलग क्षेत्रीय जो भाषाएं थी, उनको आगे प्रेफरेंस में रखा, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई कि हम हिंदी को प्रेफरेंस न देते हुए हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को आगे रखेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस आई थी हमारे ही कंट्री में हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए बाय द साउथ स्टेट, जो साउथ के स्टेट थे उनके द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर फेस हुई थी, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां पर मोस्टली स्टेट है, सभी में हिंदी का प्रोविजन है, हिंदी बोलते हैं सभी, और साउथ में जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, प्रोविंशियल लैंग्वेजेस होती है, उनको ज्यादा बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं हम हमारे इंडिया के बारे में, कि हमारे इंडिया को रिपब्लिक बनाने के लिए जो हमारी प्रीएम्बल दी गई है उसमें सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इस प्रकार से जो वर्ड यूज किए गए हैं उनका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट सेकुलर, कि सेकुलर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेकुलर। ए सेकुलर स्टेट मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर गिवन ऑन इक्वल ट्रीटमेंट इन द स्टेट, कि किसी भी स्टेट में या हमारी कंट्री में कोई भी रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, सभी को इक्वलिटी प्रदान की गई है, सभी को समान रखा गया है, सभी को समान दर्जा दिया गया है। और साथ में ये बात कही गई है कि इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल राजधर्म नहीं है, साथ में सभी जो धर्म है उनको क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। और यही हमें चीज आज भी देख रहे हैं कि जब कोई भी कह सकते हैं कोई भी रिलीजन आता है, कोई भी धर्म आता है, कोई भी त्योहार आता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, तो हमारी जो हो कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही चलती है। इस चीज से क्या साबित होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को समान मानती है। तो सेकुलर मीन्स कि सभी के सभी स्टेट सभी धर्मों को समान मानेंगे। ये किसी इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राजधर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म समान है। नेक्स्ट देखते हैं हम डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक स्टेट मीन्स ऑल द सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स। डेमोक्रेटिक वही होती है जब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोकतंत्र में जब सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, समान अधिकार उनको प्रोवाइड करवाए जाए, इक्वलिटी उनको उनके सामने रखी जाए। इट मीन्स कि जब लोगों की जो पावर होती है वो देश को रन करवाने में पूरी हेल्प करती है, जिनका कह सकते हैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट किसका होता है डेमोक्रेसी में, जो भी उस देश की जनता होती है उसका होता है। तो डेमोक्रेटिक स्टेट मीन्स ऑल द सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स, कि सभी सिटीजन्स उस राज्य के इक्वल हो, इक्वल समझे जाए, उनके साथ जो ट्रीट किया जाता है वो इक्वल हो। उसके बाद हम देखते हैं रिपब्लिक इट मीन्स द रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी एन एम्परर, कि जहां पर कोई भी एम्परर है, सम्राट है, राजा है, उसको सर्वोच्च ना मान के, उसको ऊपर ना मान के, और क्या किया जाए कि एक हेड बना दिया जाए, चाहे वो हमारे जैसे कि प्रेजेंट में देख सकते हैं हम प्रेसिडेंट है या इस टाइप से कोई भी एक हेड होता है, और वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा, ना कि एम्परर अपनी पावर को यूज करेगा। तो रिपब्लिक मीन्स
दैट द हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी एन एम्परर। और कौन होगा, वो तो या तो फिर इलेक्टेड होगा या फिर नॉमिनेटेड होगा। किसके द्वारा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है। दोनों में इलेक्शन में, अलग अलग कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है उनमें अलग अलग प्रोविजन होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इलेक्ट होता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया या फिर किसी भी कंट्री के लोगों के द्वारा। तो ये तो हमने इसमें देखे सेकुलर, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। अब आगे देखेंगे कि प्रॉब्लम्स डिड इंडिया फेस द इट्स इंडिपेंडेंस, कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, आजादी हमें मिली थी, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे फेस करनी पड़ी थी। क्योंकि सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि पार्टीशन का वो टाइम था जब इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहले बात आती है प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, यानी कि जो शरणार्थी थे उनकी प्रॉब्लम सबसे मेन फेस है। क्यों, क्योंकि जो हिंदू थे वो पाकिस्तान वाले एरिया में थे, वो इंडिया में आ रहे थे, इंडिया से कहाँ जा रहे थे। और उस टाइम का जो कह सकते हैं कि जो पार्टीशन का टाइम था वो शायद हमारी हिस्ट्री में कह सकते हैं कि बहुत एक बुरा टाइम जिसको काउंट किया जाता है। क्योंकि उस टाइम पे इतने ज्यादा लोग डेथ हो गई, इतने लोग अनाथ हो गए, इतने बच्चे अनाथ हो गए थे, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था कि शायद ही किसी टाइम पीरियड के दौरान हुआ हो। तो प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, अब उन रिफ्यूजियों की प्रॉब्लम आई शरणार्थियों की कि उनको कहाँ पर रखा जाए, उनके लिए क्या ऐसा काम किया जाए ताकि वो भी जो उनकी डेली रूटीन की लाइफ है उसमें आ जाए। सबसे उसके बाद बात आई प्रॉब्लम ऑफ लोकल किंगडम्स। प्रॉब्लम ऑफ लोकल किंगडम्स के सामने हमारे इंडिया में क्या हुआ था कि छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी, 500 से भी ज्यादा ऊपर रियासतें थी। अब उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, एक इंडिया के अंडर में करने के लिए, क्योंकि जो राजा थे, जो नवाब थे, वो अपनी रियासत को छोड़ना नहीं चाहते थे और वो एज इट इज चाहते थे कि हम इंडिया से अलग रहकर हम अपनी रूलिंग करेंगे अपने अपने एरियाज में। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम फेस आई थी जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पीरियड के दौरान। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया था किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चाहे वो उन्होंने किसी भी बेस पे किया हो, किसी भी तरीके से किया हो, और सारी की सारी जो रियासतें थी उन सभी को एक इंडिया के अंडर में उन्होंने ला दिया था। और इसी के कारण ही उनको टाइटल मिला था लौह पुरुष का। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम्स थी। एक तो रिफ्यूजियों की, शरणार्थी जो लोग थे उनकी प्रॉब्लम कि उनकी जो लाइफ है उनको आगे चलाने के लिए कैसे काम किया जाए। सेकेंड, जो लोकल किंगडम्स थे, कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय राज्य थे, उनको कैसे एक इंडिया के अंडर में लाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं 6 लीडर्स के बारे में बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने मेन रोल प्ले किया था, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट देने वाले। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या रखा था इन्होंने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। सरदार पटेल ने आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या सबसे मेन काम क्या किया था, लोकल किंगडम्स को पूरे इंडिया के अंडर में लेके आने, जो देसी रियासतें थी उनको एक करके पूरे एक इंडिया का यूनिटी प्रदान करने वाले लौह पुरुष के रूप में, आयरन मैन के रूप में इनको बोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। के.एम. मुंशी क्या कर रहे थे, जो भी कानूनी कार्रवाई थी, जो भी कानून से रिलेटेड काम था वो इनको दिया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाले इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उसके बाद अलादी कृष्णन, स्वामी अय्यर, ये सारे के सारे जो कह सकते हैं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान सभा को बनाने में अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उसको काम करने में, उसको लीड करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को देश को समर्पित करने में। ये ऐसे लोग थे जो काम कर रहे थे। हमने कल बात की थी 389 लोगों की, कि इतने लोग जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उस टाइम इतने लोग थे, पार्टीशन हुआ तो 299 लोग वहां पर रह गए थे। तो ये जो मेन लोग थे ये काम कर रहे थे हमारे संविधान के लिए, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अब उसके बाद हमने बात की थी, इसमें प्रॉब्लम फेस आई थी रिफ्यूजियों की और साथ में लोकल किंगडम्स की। लोकल किंगडम्स की प्रॉब्लम किसके द्वारा कंप्लीट की गई, किसके द्वारा दूर की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और जो संविधान सभा थी उसको लीड करने वाले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेजुलेशन प्रस्तुत करने वाले ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, जिसमें इक्वलिटी की बात की गई थी, लोगों के जस्टिस की बात की गई थी, वो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर दलितों के लिए काम कर रहे थे, लोअर क्लासेस के लिए काम कर रहे थे, या कह सकते हैं कि पूरी इंडिया के लिए काम करने वाले एक महान लीडर के रूप में हम इनको आज जानते हैं।
उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी जो संविधान सभा थी उसमें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें जो भी आपको काम करवाया गया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके वेरी शॉर्ट हैं या लॉन्ग है, जो आपके टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर हैं, उनकी आप अच्छे से ही प्रिपरेशन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।